Hi guys. So today we will start a new lecture series that is on deep learning. So in this lecture series, we will learn how the deep learning model works and what are the different building blocks for the deep learning model and what is the application and where we can use this deep learning model. Okay. So जस्ट अभी तक जो हमने देखा है जैसे हमने जेन एआई चालू किया उसके बाद फिर एनएलपी का थोड़ा हमने स्टार्ट किया राइट। तो जो भी हमने अगर जेन एआई के पीछे जो एलएलएम मॉडल है या एनएलपी में जो मॉडल्स हैं राइट, तो उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो है डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग, मोस्टली डीप लर्निंग। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि मतलब एक तो डीप लर्निंग के क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, कहाँ इसको यूज करना है, कैसे हम कोई भी डीप लर्निंग मॉडल बना सकते हैं, ठीक है, और उसमें जो जो चीजें रहती है जिससे हम डीप लर्निंग मॉडल को कंट्रोल करते हैं या उसकी परफॉर्मेंस को ट्यून करने के लिए जो जो पैरामीटर या हाइपर पैरामीटर यूज होते हैं वो सब के बारे में हम इस लेक्चर सीरीज में जानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर सीरीज। So first, so let me go through the definition of deep learning. So जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला जो सेंटेंस है बहुत पावरफुल सेंटेंस है, न्यूरल नेटवर्क और डीएल is a engine and DNA of LLM models. Okay, LLM models. इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा LLM मॉडल है, ठीक है, जो भी LLM मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं जो कि जेन एआई के लिए सारा जो जेन एआई है वो एलएलएम मॉडल पे डिपेंडेंट है राइट। तो उस और जो एलएलएम है वो जिस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है या जो बेसिकली डीप लर्निंग कैन बी अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एलएलएम मॉडल्स। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये जानना कि डीप लर्निंग है क्या। सो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो जो मतलब नॉर्मल आप किसी भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो डेफिनेशन है, तो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक, एंड that uses artificial neural network with many layer to learn from data and make decision with many layers। अभी हम ये जानेंगे आगे कि ये many layers क्या होते हैं या layers क्या होते हैं, ठीक है। अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो डीप लर्निंग टीचेस कंप्यूटर to learn patterns directly from raw data like images, sound, or text using structures inspired by the human brain, right? Okay, तो अगर हम इस डेफिनेशन पे जाएं जो कि थोड़ा उससे सिंपल है, सो डीप लर्निंग टीचेस कंप्यूटर्स टू लर्न पैटर्न्स। तो बेसिकली डीप लर्निंग का यूज करके हम कंप्यूटर को सिखाते हैं कि पैटर्न को कैसे लर्न किया जाता है राइट। वो पैटर्न अभी तक जैसे कि मान लो कि मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में क्या है कि वो फीचर डिपेंडेंट है। उसमें हम लेट्स से कि कोई डायरेक्ट हम इमेज नहीं दे सकते राइट, या कोई साउंड नहीं दे सकते या इस तरह का डेटा हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं पहले उससे कुछ फीचर्स निकालते हैं। ओके, लेट्स से कि फीचर्स अगर कोई अगर इसमें कंफ्यूजन है तो लेट्स से कि फीचर क्या होता है, तो अगर मान लो कोई इमेज है, ओके, मान लो डिफरेंट कलर है तो हम उसके फीचर्स को बोल सकते हैं ओके इसमें ये कलर प्रेजेंट है या इसमें ह्यूमन प्रेजेंट है। ये सब चीजें हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है मशीन लर्निंग मॉडल को हमको ये फीचर देने पड़ते हैं, जबकि डीप लर्निंग मॉडल में ये फीचर्स वो ऑटोमेटिक लर्न करता है, ठीक है। इसी तरह हम स्पीच का बात कर लें, ओके, तो डीप लर्निंग में हम क्या अगर लेट्स से कोई स्पीच है ना, मान लो ये ह्यूमन वॉइस मेल वॉइस है या फीमेल वॉइस है, ठीक है। तो डीप लर्निंग मॉडल क्या है, ये पैटर्न खुद लर्न करता है कि ये ओके ये फीमेल वॉइस है तो इस तरह का फीचर मतलब
मतलब वो ऑटोमेटिक वो फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, लर्न करता है खुद ही कि कैसे दोनों वॉइस को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। तो डीप लर्निंग का मतलब जो भी नॉन लीनियर कहने का मतलब मान लो इमेज हो गया या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, है ना, इमेज हो गया या स्पीच हो गया या वीडियो हो गया, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, राइट, वहां पास हम डीप लर्निंग मॉडल का यूज करते हैं। ओके। ओके। तो इसके बाद मतलब जैसे कि हमने मान लो जब हमने एलएलएम या जेन एआई पढ़ा था तो हमने कुछ फ्रेमवर्क देखे थे, कुछ क्या मतलब एक ही फ्रेमवर्क देखा ना, जैसे लैंगचेन देखा था। तो लैंगचेन क्या है, एक एलएलएम एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, राइट। ऐसी लामा इंडेक्स है और भी अलग अलग है। तो यहाँ पास भी डीप लर्निंग मॉडल बनाने के लिए कुछ कंपनियां जैसे कि पाई टॉर्च हो गया, ठीक है, मतलब ये लाइक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है। तो पाई टॉर्च मतलब इसको पाई टॉर्च एक लाइब्रेरी है जिसको फेसबुक या मेटा भी बोल सकते हैं, उन्होंने डेवलप की। ऐसे गूगल ने भी एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है टेंसर फ्लो। केरस पहले अलग था, फिर बाद में वो गूगल के साथ ही मर्ज हो गया, ठीक है। जैक्स हो गया, मैक्स नेट हो गया, सीएनटीके हो गया, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किए। ओके। तो हम इस लेक्चर सीरीज में जो भी जिस लाइब्रेरी का यूज करेंगे उसका नाम है पाईटॉर्च, ठीक है। तो पाईटॉर्च अगर मैं बोलूं, पाईटॉर्च, ठीक है। तो पाईटॉर्च क्या है, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है। ओके। फ्रेमवर्क कहने का मतलब कि इस पाईटॉर्च का यूज करके हम कोई सा भी मतलब डीप लर्निंग मॉडल को आ, बना सकते हैं, ठीक है। जैसे घर बनाने के लिए या कुछ आ, एक सर्टेन कुछ फ्रेमवर्क होगा, ओके, इस तरह से डिजाइन और ये सब जो चीज, इसी तरह जैसे फ्रेमवर्क है। तो मान लो डीप लर्निंग का जो भी एप्लीकेशन बनाना है या मॉडल बनाना है तो हम पाई टॉर्च का यूज करेंगे, ठीक है, ये मॉडल को बनाने के लिए, ठीक है। अब पाई टॉर्च का कुछ एडवांटेज होता है कि एक तो ये मतलब फास्ट होता है, ठीक है, और ये सीपीयू एंड जीपीयू दोनों के लिए ही है, कंपेटेबल है, ठीक है। जीपीयू होने से थोड़ा सा मतलब जो भी मॉडल है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब रनिंग फास्ट हो जाता है। ऐसी ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। दूसरा एडवांटेज है कि जैसे हम इसमें CNN, RNN, इवन ट्रांसफॉर्मर जो मॉडल है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल, that that uh, that we can also built by PyTorch, ठीक है। अब इसका मेनली टॉर्च नाम देते हैं जब भी हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, तो टॉर्च करके होता है, ठीक है। ओके। तो ठीक है, इसमें हम आगे आएंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना कि हमको डीप लर्निंग मॉडल यूज कब करना है, ठीक है। तो उसका कुछ क्राइटेरिया बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम छोटे डेटा पे उसको अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर जनरली वहां पास वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वहां मशीन लर्निंग मॉडल पर यूज करना ज्यादा इजी है। तो मेनली डीप लर्निंग को यूज करने का सबसे पहला का कोई क्राइटेरिया कि कब यूज करना है, उसको अगर बोलना चाहें तो सबसे पहले कि लार्जर डेटा सेट है होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मर हो गया, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर भी डीप लर्निंग का यूज करके ही बना। तो ट्रांसफॉर्मर में डेटा सेट क्या है, बहुत ज्यादा यूज है, राइट। तो डीप लर्निंग क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पैटर्न लर्न करता है, ठीक है, और उस पैटर्न को लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए रहता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा ही है ना, जैसे कुछ महीने का होता है, वो चलना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है। तो उसको हर दिन वो कैसे उठना है दूसरों को देख रहा है, तो बार बार उसको डेटा मिल रहा है, वो ऑटोमेटिक लर्न कर रहा है, राइट।
ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार है तो कितने उसका ट्रायल्स होते हैं, कितना उसको कई बार कई घंटों का डेटा जो ड्राइविंग डेटा वो दिया जाता है, तब जाके वो पैटर्न लर्न किया जाता है। तो इसके लिए डीप लर्निंग की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपका डेटा का साइज क्या है। ठीक है, एक्यूरेसी इन द कैन कितना परफेक्ट है, मतलब कितना सही लर्न किया, तो उसको हम जितना ज्यादा डेटा देंगे, ठीक है, लर्निंग डेटा, तो उतना ज्यादा वो परफॉर्म करेगा। तो डीप लर्निंग तभी यूज करना जब हमारा डेटा साइज बहुत ज्यादा ह्यूज हो। ठीक है, जैसे आवर्स ऑफ वीडियो हो गया, मिलियंस ऑफ इमेजेस हो गया। ठीक है, इस तरह का जब डेटा होगा तब हम डीप लर्निंग को यूज करना आ, मतलब फायदेमंद बोल सकते हैं, या तभी यूज करना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि योर प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लेक्स होना है, मतलब कॉम्प्लेक्स है उस केस में, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, ये नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल का यूज करके ये चीजें करना मतलब काफी टफ हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डीप लर्निंग मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, जहां नॉन लीनियरिटी है। नॉन लीनियरिटी मतलब कि अगर सिंपल बोलें कि लेट से कि हाँ, इनपुट में अगर दो मतलब 2 ऐड करें तो आउटपुट में भी 2 ऐड हो गया। ठीक है, इनपुट में 4 ऐड करें तो आउटपुट भी 4 ऐड हो गया। ठीक है, तो ये आपको सीधा सीधा पैटर्न समझ में आ रहा है, राइट? इसको लीनियर पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको लर्न करना बहुत इजी रहता है। ठीक है, लेकिन नॉन लीनियर क्या हो गया कि मान लो कोई स्पीच का ही है ना। स्पीच में क्या है कि मतलब साउंड है, कैसे वेरी हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, मतलब किस तरीके से आपको सब सिग्नल एक जैसा ही लगेगा। ठीक है, एज अ ह्यूमन आई अगर आप देखोगे वेव फॉर्म तो आपको वो सब एक जैसे लगेंगे। लेकिन जब आप उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखोगे उसमें कुछ पैटर्न आएगा अलग। ठीक है, डिफरेंट मेल का अलग आएगा, फीमेल का अलग आएगा, जो फ्रीक्वेंसी पैटर्न है। ठीक है, ऐसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अलग आएंगे, एनिमल के अलग आएंगे। तो ये सब क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, उसको लर्न करना कि इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो वहां पास हम डीप लर्निंग का यूज कर सकते हैं। थर्ड जो क्राइटेरिया बोल सकते हैं कि योर डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर्ड जैसे कि मान लो कि एक टेबल है, राइट? स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होगा कि आप एक टेबलर फॉर्मेट में कुछ डेटा है ना, वो स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन आपको सेम चीज को, इमेज को, अगर आपको इमेज जैसे पिक्सल और बहुत सारी चीजों से मतलब डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं, राइट? अब आप उस चीज को कैसे प्रेजेंट करोगे, या एक साउंड है, ठीक है, उसको टेबल फॉर्म में आप कैसे लाओगे, मतलब राइट? तो ये क्या, तो इनको मतलब मेनली जो भी जिसको डायरेक्ट नंबर से, ऐसे डायरेक्टली नंबर से रिप्रेजेंट ना कर सके, ठीक है, उसको यहाँ पास हम बोल सकते हैं कि वो अनस्ट्रक्चर्ड है। जैसे टेक्स्ट हो गया या वीडियो हो गया, तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले इमेज को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ऑडियो को भी नंबर फॉर्मेट में, टेक्स्ट को भी नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को भी नंबर फॉर्मेट में। तो इस तरह की चीजों को बेसिकली हम यहाँ, जब इस तरह का डेटा हो तो इसको बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वहां पास हम डीप लर्निंग मॉडल यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर अब एक चीज और है कि मैं डिफरेंस, अगर एमएल और डीएल में डिफरेंस अगर बोला जाए, ठीक है, तो पहला मान लो डेफिनेशन का अगर दें, डेफिनेशन के सेंस में अगर डिफरेंस बोले तो एमएल क्या है, बेसिकली सबसेट ऑफ एआई है। ठीक है, एआई एक सबसे बड़ा अम्ब्रेला, या मतलब बिगर सर्कल जो बोल सकते हैं, वो क्या है, एमएल है, मतलब एआई है। एआई के अंदर एमएल है, और एमएल के अंदर कौन सा है, डीएल है। ठीक है, तो एमएल इज अ सबसेट ऑफ एआई एंड डीएल इज अ सबसेट ऑफ एमएल। ठीक है, ये डेफिनेशन है, किताबी डेफिनेशन। ठीक है, फिर जैसे मैं बोला कि एमएल में हमको फीचर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होती है। फीचर इंजीनियरिंग मतलब जैसे कि एक इमेज से आपने कुछ फीचर निकाल लिया, है ना। मान लो आपने एक, मान लो कि एक साउंड ही है ना, स्पीच है, तो उसमें आपने कुछ फ्रीक्वेंसी वाले फीचर्स निकाल लिए। ठीक है, एक साउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं, तो वो फीचर्स को फिर आप एमएल में इनपुट करते हो। डायरेक्टली आप स्पीच को एमएल में इनपुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होता है कि पहले आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले आना पड़ता है, जिससे कि एमएल मॉडल उस चीज को समझ सके। उसी को हम फीचर इंजीनियरिंग यहाँ बोल रहे हैं।
जैसे इमेज है, तो इमेज डायरेक्टली आप एमएल मॉडल को नहीं देख सकते, ठीक है। उसमें आप लेट से वहां पास भी फ्रीक्वेंसी देख सकते हो, मतलब कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब वैल्यू भी होती है, राइट, ब्राइटनेस जो है, ये सब फीचर्स निकाल सकते हो और फिर वो एमएल मॉडल को दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है कि हम डायरेक्ट वो इमेज नहीं दे सकते, उससे पहले हमको किसी और फॉर्मेट में जो कि मशीन लर्निंग समझ सके, उसी को हम फीचर इंजीनियरिंग बोल रहे हैं, ठीक है। डीएल में क्या है कि, या डीप लर्निंग, डीएल मतलब डीप लर्निंग, तो यहाँ पास ये फीचर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे डेटा सेट, जो हमने देखा कि जब बहुत छोटा डेटा सेट है, ठीक है, या बहुत स्मॉल और मीडियम डेटा सेट, वहां पास हम एमएल मॉडल यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पास डीप लर्निंग मॉडल यूज करने का उतना एडवांटेज नहीं। ये क्यों एडवांटेज नहीं है, आगे हम देखेंगे जब हम कि क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती है अगर डेटा सेट स्मॉल हो तो, ठीक है। अब डीप लर्निंग में क्या है, मेनली रिक्वायरमेंट है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब ट्रेनिंग टाइम, ट्रेनिंग टाइम मतलब कि मान लो कि आप मॉडल को ट्रेन करना, तो उसमें टाइम कितना लग रहा है। तो एमएल में क्या है कि वो, क्योंकि छोटा डेटा है, ठीक है, तो कंप्यूटेशन भी एमएल में कम होता है, तो इसीलिए क्या है, बहुत फास्ट ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जबकि डीएल में डेटा सेट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्गर ट्रेनिंग होती है, मतलब टाइम ज्यादा लगता है एमएल मॉडल, डीएल मॉडल को ट्रेन करने के लिए। जैसे एलएलएम को है ना, तो कई एलएलएम को महीने भर ट्रेन किया गया है, या और वो भी बहुत ज्यादा ही बड़ा हार्डवेयर उनके पास है, मतलब हार्डवेयर कहने का मतलब कि जैसे जीपीयू में पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, फिर भी, और उनके पास H100 जीपीयू या उससे भी आगे जो है जीपीयू वो है उनके पास, लेकिन फिर भी उन मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि अ, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर, 1 बिलियन पैरामीटर या अलग बहुत ज्यादा पैरामीटर है, ठीक है। पैरामीटर कहने का मतलब वेट, तो उस चीज को ट्रेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो डीप डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक। अब वो टाइम किस पे डिपेंड करेगा, एक तो कि आपका नेटवर्क, मतलब आप जो डीप लर्निंग मॉडल बनाए हो उसमें कितने पैरामीटर है, दूसरा ट्रेनिंग डेटा का क्या साइज है, ठीक है। फिर इंटरप्रेटेबिलिटी, ठीक है। इंटरप्रेटेबिलिटी मतलब कि अगर एमएल मॉडल की बात करें, ठीक है, तो जैसे कि आप एक इनपुट दे रहे हो, मॉडल ने लर्न किया, तो आप बता सकते हो कि मॉडल ने ये चीजें देख के लर्न किया, ओके, इस फीचर को उसने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ये फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां आप बता सकते हो। लेकिन डीप लर्निंग में क्या होता है, आप कुछ बता नहीं सकते कि अंदर हो क्या रहा है, मतलब वो वाकई में ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स कहने का मतलब कि आप इनपुट दे रहे हो, वो मशीन के अंदर जा रहा है, अब वो मशीन क्या काम कर रहा है, उसको कैसे चेंज कर रहा है, उसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप उस ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि कोई पूछे कि ओके आपने ये कैसे किया, मतलब इस चीज का एक्यूरेसी इतना कैसे आ गया, ठीक है, या मतलब जो आपने मॉडल बनाया उसमें क्या आर्किटेक्चर का ऐसा क्या चेंज किया, या मतलब ये आर्किटेक्चर ही क्यों, ठीक है। तो वो कोई, मतलब उसका बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला, मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब थोड़ा हार्ड रहता है उसको इंटरप्रेट करना, मतलब ये क्यों हुआ, ठीक है। तो ये है बेसिकली इंटरप्रेटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि एमएल मॉडल क्या है कि बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन नहीं है उसमें, तो ये इट कैन रन ऑन सीपीयू, ठीक है। डीएल क्या है कि डीएल क्योंकि बहुत ज्यादा वेट्स होते हैं, तो यूजली नीड्स जीपीयू टीपीयू फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। तो जीपीयू का मेनली जहां भी डीप लर्निंग मॉडल है तो वहाँ थोड़ा जीपीयू का रिक्वायरमेंट मस्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते, पर जनरली मतलब वो स्लो होगा, मतलब काफी, ठीक है। तो वहां पास मतलब जीपीयू का रिक्वायरमेंट जरूरी है, ठीक है, ओके। अब देखें अगर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएल, ठीक है। तो डीप लर्निंग में कोई भी डीप लर्निंग मॉडल है, तो जैसे ये टोटल 9 चीजें लिखी हुई है, राइट। न्यूरॉन हो गया, एक्टिवेशन मतलब लेयर हो गया, एक्टिवेशन फंक्शन हो गया, वेट्स एंड बायसेस हो गया, लॉस फंक्शन हो गया, ऑप्टिमाइजर हो गया, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड प्रोपगेशन, इपॉक, बैच, लर्निंग रेट, ठीक है। ये तो हो गया बिल्डिंग ब्लॉक। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे रेगुलराइजेशन है,
ठीक है, ड्रॉप आउट है, अलग अलग चीजें हैं, हम आएंगे उसके ऊपर। लेकिन ये चीजों से मेनली ये 9 चीजें हैं जिसके जिसके यूज करके हम कोई भी डीएल मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जांपल। ठीक है, आई थिंक उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो यहाँ कोई भी डीएल ब्लॉक में मान लो कि जैसे हम एक डेटा है ना, इसको हम इनपुट डेटा जो बोल रहे हैं, मान लो कि 0.14356, ठीक है, ऐसे कुछ डेटा था। ठीक है, तो लेट्स से इसको मैं x1 बोलूं, x2 बोल दूं, इसको x3 बोलूं, x4 बोल दूं, इसको x5 बोल दूं। ठीक है, तो ये हमारा x क्या है, हमारा बेसिकली इनपुट डेटा। ठीक है, और क्योंकि ये एक ही रो है तो ये क्या हम बोल सकते हैं, सिंगल एग्जांपल। ठीक है, सिंगल एग्जांपल। ओके, और इसी के मान लो एक आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट में अभी केवल जीरो, मतलब ये इनपुट दिए तो आउटपुट ये जीरो है। ठीक है, लेबल जो जिसको बोलते हैं कि 0 और 1 में अभी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली सुपरवाइज्ड प्रॉब्लम ही है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट आता है कि ओके ये तो इनपुट हो गया, अब इसका यूज कैसे करना है, या मतलब मॉडल हम देखते हैं कैसे चीजें लर्न की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे मान लो ये x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, अब ये इनपुट है ना, मतलब x1 की वैल्यू क्या होगी 0.1, x2 की वैल्यू 4, x3 की 3 और x4 की 5। अभी जस्ट मैंने नेमिंग दी है, बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं हम इनपुट लेयर। यहाँ हर चीज लेयर के टर्म में बात होती है। ठीक है, मतलब ये हो गया इनपुट लेयर। ठीक, अब नेक्स्ट आता है ये। ठीक है, तो मान लो कि x1 है, इसको हमने, इसमें क्या है कि जब मान लो x1 है तो ये क्या करेगा, इससे भी कनेक्ट होगा। ठीक है, और इससे भी कनेक्ट होगा। ठीक, फिर ये भी x3 भी इससे कनेक्ट होगा, x4 भी इससे कनेक्ट होगा, x5 भी ऐसे, x2 भी इससे, x3 भी इससे, x4 भी इससे, x5 भी ऐसे। ठीक है, फिर मान लो यहाँ एक और बना दिया ऐसे, ये जो गोले जैसा है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा, ये भी इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर ये मान लो एक फाइनल ऐसे बना दी। ठीक, और इसको हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारा इनपुट लेयर। ठीक है, इनपुट लेयर, ये जो सर्कल जैसे दिख रहे हैं है ना, सारे सर्कल, इनको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स। ठीक है, अच्छा, और इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट लेयर। ठीक है, आउटपुट लेयर। तो इनपुट लेयर हो गया, आउटपुट लेयर हो गया, और उसके बीच में जो भी चीजें होंगी, ठीक है, उनके इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हिडन लेयर। ठीक है, तो यहाँ दो हिडन लेयर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ओके, अच्छा। अब एक चीज यहाँ पास, ये जो लेयर दिख रही है, मतलब दो हिडन लेयर हैं। ठीक है, और नोड्स कितने हैं, दो, मतलब फर्स्ट हिडन लेयर में दो नोड हैं, दूसरे हिडन लेयर में दो नोड हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये कोई, ये एक आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, अब ये आप नोड्स कितने भी बना सकते हो। ठीक है, हिडन लेयर अभी यहाँ दो हैं, आप चाहे तो 10 बना सकते हैं, 15 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो जनरली क्या किया जाता है, बाद में मैं और इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो जनरली हम सिंपल, मतलब
आर्किटेक्चर जब भी हमको डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना होता है या कैसे कैसे वो करना है, मतलब क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जो लेयर है, हिडन लेयर की संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले कम रखेंगे, फिर उससे देखेंगे एक्यूरेसी कितनी आ रही है, फिर और थोड़ा बढ़ाएंगे, इस वे में प्रोग्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर हो गया। ओके, मतलब इस तरह से बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजी लाइक इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। ठीक है, ओके। और ये तो चलो हो गया कि जहां पास मल्टीपल हुआ है, राइट। अगर मैं थोड़ा और सिंप्लिसिटी के लिए लेट से कि x1 x2 x3, मैं लेट से कि एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें x1 x2 और x3 केवल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पास हमने लेट से कि दो नोड बना दिए। ठीक है, तो x1 इससे गया, इससे गया, इससे गया, इस पे गया, x3 भी इससे गया, और x3 भी इससे गया। ठीक है, इसको हम नोड 1 दे दिए, इसका नाम नोड 2 दे दिए। ठीक है, और एक आउटपुट है। ठीक है, आ, ये हिडन लेयर है। ठीक है, हिडन लेयर, और ये इनपुट लेयर। ठीक है, और ये हो गया हमारा आउटपुट लेयर। ठीक है, ओके। अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम मान लो कि ये 1 है, और 1 वाला किससे मिल रहा है, 1 से। ठीक है, W11। ठीक है, ओके। अब ये 1 है, ये 2 है, हर एक नोड को ना मतलब हम ऐसे यहाँ भी 1 देंगे। ठीक है, मतलब उस लेयर में मान लो ये लेयर है, तो इसमें 1 और 2 ये हो गए, यहाँ ये इस लेयर में ये एक ही है तो इसको 1 दिया। ठीक है, तो यहाँ भी W11 देंगे। इसको क्या देंगे, यहाँ से चालू कैसे होता है, जहां से चालू हुआ W2 से चालू हुआ और गया किधर में, 1 में। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पास ये 1 में गया, 1 से किस में गया, 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, W12। ठीक है, ये 3 से 1 में गया, W31। ठीक है, ये 2 से 1 में गया, W21। ठीक है, और ये 3 से 2 में गया, W32। ठीक है, और ये 2 से 2 में गया तो W22। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, आई थिंक सब हो गया। ठीक है, अच्छा। अब हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये W11 और ये W11 सेम है क्या, नहीं, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है। इसको अलग वो करने के लिए क्या करते हैं, मान लो ये पहला, ये फर्स्ट वो है, ठीक है, सेट ऑफ वेट्स है, तो यहाँ हम 1 दे देते हैं, सबके ऊपर 1 लिख देते हैं, कि जो कि बताएगा कि केवल ये इस पार्ट के वेट्स हैं। ठीक है, और यहाँ के वेट को अलग करने के लिए हम 2 रख देते हैं, क्योंकि ये दूसरे उसमें है। ठीक है, ये ओके। अच्छा तो ये हो गया। ओके, अब ना कोई भी जो नोट्स होता है उसमें दो चीजें होती हैं, जेड होता है और एक को बोलते हैं ए। ठीक है, जेड ए, सभी में, सब नोड में ये चीजें होती ही होती हैं। ठीक है, जेड और ए। ओके, तो आई थिंक अभी हम आएंगे जेड और ए क्या होता है, पर आई थिंक ये चीजें अभी तक क्लियर होंगी, राइट, जेड और ए क्या होता है। तो लेट से कि मैं एक सिंगल ही नोड लेता हूँ, जेड और ए रहता है, और मान लो x1 x2 x3। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं अभी ये कर रहा हूँ, और ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, जिसको हम वाई कैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा W11 हो गया है, ये W21 हो गया, W31 हो गया। ठीक है, अब जेड होता क्या है। ठीक है, तो जेड में क्या होता है, देखो, ये x1 था तो x1 मल्टीप्लाई बाई W11। ठीक है, x1 मल्टीप्लाई बाई W11। ठीक है,
फिर प्लस हो जाता है x2, यहाँ पास आके क्या हो रहा है, तीनों मिल रहे हैं, मिलने का मतलब एडिशन, तो x2 w2 1, ठीक है, प्लस x3 w3 1, ठीक है, ओके। अब इसी को चाहें तो अगर मैं ये कर दूं x1 x2 x3, ठीक है, और ये हो गया हमारा w11 w21 w31, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पहले में है, अभी यहाँ तो एक ही था इसलिए, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं ताकि हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करें, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये हो गया हमारा, इसको हम कैपिटल W1, जैसे ये तो स्मॉल w था, इसको हम कैपिटल W और 1 कर देते हैं, ठीक है, और ये हमारा तो x था ये, ठीक है। तो z इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल X जो कि इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और W1, ठीक है। तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल W1 इक्वल टू W111 W211 W311, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये हो गया हमारा जी, है ना। अब इसके बाद होता है ए, तो ए क्या होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पास से गया, जेड में क्या हो गया, जेड के ये तीनों चीजें मिल रही हैं, उसी को हम जेड बोल रहे हैं। अब जेड के बाद ये क्या हो रहा है नेक्स्ट, यहाँ से ये फिर किस में जाता है, ए में, ठीक है। तो ए होता है सिग्मा ऑफ जी, मतलब जो जेड है, कंफ्यूजन, तो सिग्मा सिग्मा ऑफ जेड, ठीक है। तो ए को बोलते हैं बेसिकली एक्टिवेशन, ठीक है, एक्टिवेशन, और सिग्मा जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो सिग्मा के अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइड, मतलब, ठीक है, एक पहला एक्टिवेशन फंक्शन लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं सिग्मोइड। तो सिग्मोइड में सिग्मा ऑफ जेड इक्वल टू होता है 1/1 प्लस ई टू पावर माइनस जी, ठीक है, ओके। अभी मैं इसका ग्राफ बाद में आऊंगा और थोड़ा डिटेल में आऊंगा जब एक्टिवेशन फंक्शन का, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा ऑफ जेड, ठीक है। अब सिग्मा ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, 1 प्लस ई टू पावर माइनस जेड, ठीक है, 1 प्लस ई माइनस, और जेड इक्वल टू क्या था, हमने यहाँ क्या वैल्यू रखी है, एक्स टू W1, एक्स W1, ठीक है, ओके। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम और एक्सपांड करें, ई टू द पावर W11 x1 प्लस W21 x2 प्लस W31 x3, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। तो देखो, तो यही हमारा हाँ, तो यहाँ पास y जो हमारा y कैप है, जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, ए, ठीक, क्लियर, ओके।